फिल्म की शुरुआत एक ट्रक ड्राइवर से होती है जिसके ट्रक से सड़क पार कर रहे एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी वह हिरण मरा नहीं था, बल्कि दोबारा खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। न्यूज में बताया जाता है कि यह सब एक केमिकल का असर है जो हाल ही में एक कंपनी की लापरवाही की वजह से बाहर फैल चुका। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात सोकवू से होती है। सोकवू एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में फंड मैनेजर था। वह अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर तलाक दे चुकी थी और अब दोनों के बीच उनकी इकलौती बेटी सुआन की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। संयोग से आज सुआन का बर्थडे था। सोकवू उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, लेकिन सुआन उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पापा ने अनजाने में ठीक वही गिफ्ट उसे दोबारा दे दिया था जो उन्होंने उसके पिछले बर्थडे पर दिया था। काम के भारी दबाव में सोकवू को यह बात याद ही नहीं रही थी। शर्मिंदा होकर सोकवू जब अपनी बेटी सुआन से उसकी ख्वाहिश पूछता है, मुझे मम्मी से मिलने जाना है कल ही। सोकवू पहले तो सुआन से कहता है कि उसके पास अभी समय नहीं है और वो दोनों अगले रविवार को चलेंगे। लेकिन इस बात पर सुआन रोने लगती है और कहती है कि आप हर बार यही कहते हो और कभी भी लेकर नहीं जाते। आखिरकार सुआन की इस भारी जिद के आगे सोकवू को मानना ही पड़ता है। अगली सुबह दोनों बुसान जाने वाली के TX ट्रेन पकड़ने के लिए सियोल स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी, जिसमें हाई स्कूल की एक बेसबॉल टीम जिसमें योंग गुक और उसकी दोस्त जिन्ही शामिल थे, जो एक चीयर लीडर थी। ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी थी और योंग सुक नाम का एक मतलबी बिजनेसमैन भी था। उसी ट्रेन में एक प्यारा सा कपल भी था, सांग हुआ जो पेशेवर बॉडी बिल्डर था और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सोंग क्योंग। और हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेन के वॉशरूम में एक भिखारी भी छुपा जो अजीब तरह से कांपते हुए बुदबुदा रहा था कि सब लोग मरने वाले हैं। ट्रेन के चलने से ठीक 1 सेकंड पहले एक घायल लड़की चुपके से ट्रेन के आखिरी डिब्बे के वॉशरूम में छुप जाती। उस लड़की को ट्रेन के गार्ड ने भी नहीं देखा। लड़की के पैर पर किसी जानवर के काटने का निशान। वह अपनी स्टॉकिंग से अपने घाव को बंद करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ट्रेन की एक महिला अटेंडेंट उसे इस हालत में देखकर मेडिकल टीम को फोन करती कि अचानक वो घायल लड़की एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाती और पलक झपकते ही उस महिला अटेंडेंट पर हमला कर। देखते ही देखते वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन और बेसबॉल टीम के प्लेयर्स पर टूट पड़ती और इसके बाद वो वायर्स ट्रेन में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आग की तरह फैलने लगता। पूरी ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच सोकवू के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता, जो घबराते हुए बताता है कि पूरे देश और सियोल शहर में दंगे भड़क उठे हैं। ट्रेन के टीवी पर देखने से पता चलता है कि यह कोई मामूली दंगा नहीं बल्कि एक जानलेवा ज़ॉम्बी वायरस की महामारी थी। तभी अचानक सोकवू का ध्यान जाता है कि उसकी बेटी सुआन अपनी सीट पर नहीं। वह बुरी तरह घबरा जाता है और सुआन को ढूंढने। दूसरी तरफ सुआन वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर सांग हुआ से बात कर रही। तभी सोकवू देखता है कि इंसानों का शिकार करते हुए ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा है। सोकवू तेजी से दौड़ता है और बिना एक पल गंवाए सुआन को गोद में उठाकर भागता है। वह किसी तरह सुआन को लेकर एक सुरक्षित कंपार्टमेंट में पहुंचता है और झटके से दरवाजा बंद कर। तभी वहां बॉडी बिल्डर अपनी वाइफ के साथ आता है और सोकवू से गेट खोलने की कहता है, पर सोकवू स्वार्थ में आकर पहले गेट खोलने में हिचकिचाता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो गेट खोलकर उन्हें अंदर ले ले। बॉडी बिल्डर इस बात पर सोकवू पर काफी गुस्सा भी होता, लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक लेती। इसी अफरा तफरी के बीच सोंग क्योन को ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी कमजोरी समझ में आती है कि ये ज़ॉम्बीज दरवाजा नहीं खोल सकते। वे सिर्फ आवाज और रोशनी को देखकर ही हमला कर। ये जानते ही सोंग क्योन अखबार और मैगजीन के पन्नों से गेट के शीशे को पूरी तरह ढक देती, जिससे ज़ॉम्बीज शांत। तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि सियोल स्टेशन पूरी तरह तबाह हो चुका है, इसलिए ट्रेन अब अगले स्टेशन डायजियन पर रुकेगी, जहां मिलिट्री ने मोर्चा संभाल रखा। सोकवू चूंकि एक फंड मैनेजर था, वह अपने ऊंचे सरकारी संपर्कों का इस्तेमाल करके सेना के एक अधिकारी दोस्त को फोन लगाता है। वह अधिकारी उसे बताता है कि स्टेशन पर उतरने वाले सभी लोगों को आर्मी क्वारंटाइन करने वाली है। यह बात सुनकर सोकवू के होश उड़ जाते हैं। वह अपने दोस्त से हाथ जोड़कर मदद मांगता है कि उसे और उसकी बेटी को बिना क्वारंटाइन किए किसी सुरक्षित रास्ते से निकाल दिया जाए। अधिकारी के लिए यह नियम के खिलाफ था, लेकिन सोकवू जब उसे बिजनेस में हाई रिटर्न का लालच देता है तो वो अधिकारी मान जाता है। आखिरकार स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, पर पूरा स्टेशन एकदम सुनसान था। सोकवू बाकी भीड़ से अलग होकर चुपके से सुआन का हाथ पकड़कर उस सीक्रेट रास्ते की तरफ निकलने लगता है, लेकिन भिखारी भी सोकवू की चालाकी समझ चुका था, इसलिए मजबूरी में सोकवू को उसे भी अपने साथ लेना पड़ता है। सुआन अपने पिता से कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को भी इस सीक्रेट रास्ते के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन सोकवू उसे डांटते हुए कहता है कि ऐसे वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं।
ये सुनते ही सुआन की आंखों में आंसू आ जाते और वो रोते हुए कहती है, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। तभी मेन गेट की तरफ गए लोगों की चीख गूंजने लगती है। वहाँ तैनात पूरी मिलिट्री खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी। पूरे स्टेशन पर लोगों की भगदड़ मच जाती है। जान बचाकर भाग रहे सोकवू और उसकी बेटी के रास्ते में भी अचानक कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी जैसे ही सोकवू पर हमला करने वाला होता है, तभी ऐन वक्त पर बॉडी बिल्डर आकर उसकी जान बचा लेता है। मौत को इतने पास देखकर सोकवू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और सभी लोग वापस उल्टे पैर ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में सभी लोग अलग अलग डिब्बे में बंट जाते हैं। सोकवू, बॉडी बिल्डर और बेसबॉल प्लेयर योंगगुक कंपार्टमेंट नंबर 9 में फंसे हुए थे। जब सोकवू को पता चलता है कि बेटी सुआन, बॉडी बिल्डर की वाइफ और वो भिखारी आदमी कंपार्टमेंट नंबर 13 के वॉशरूम में छुपे हुए हैं और बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो सोकवू घबरा जाता है। वो सोंगक्योन को सुआन के साथ रहने का कहता है और फिर सोकवू, बॉडी बिल्डर और योंगगुक तीनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे अपनी बाहों पर सुरक्षा के लिए टेप लपेटते हैं, हाथों में बेसबॉल बैट थामते हैं और डिब्बा नंबर 9 से 13 की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वे अपनी पूरी ताकत के दम पर पहला डिब्बा पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचते हैं, योंगगुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उसकी पूरी स्कूल बेसबॉल टीम खड़ी थी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अपने ही दोस्तों को इस हालत में देखकर योंगगुक भावुक हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी किस्मत उनका साथ देती है। ट्रेन एक लंबी सुरंग से गुजरती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होते ही वे नोटिस करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज रात के अंधेरे में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ सोकवू अपना शातिर दिमाग लगाता है। वह बॉडी बिल्डर के फोन को लेकर उस पर कॉल लगाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका देता है। इस तरह अंधेरे का फायदा उठाकर वे बिना लड़े डिब्बा नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं और सुआन और सोंगक्योन को सही सलामत बचा लेते हैं। अब उनकी आखिरी मंजिल थी डिब्बा नंबर 15, जहां योंगगुक की दोस्त जिन्ही मौजूद थी। योंगगुक तुरंत अपनी दोस्त जिन्ही को फोन करके बताता है कि हम लोग बचकर आ रहे हैं, दरवाजा खोलकर रखना। जिन्ही खुश होकर कंपार्टमेंट के सभी लोगों को बताती है कि उसका दोस्त योंगगुक और बचे हुए सभी लोग हमारे कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। लेकिन यह बात सुनते ही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट योंगसुक अपनी जान के डर से बाकी लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। वह चिल्लाता है कि वे लोग ज़ॉम्बीज के बीच से आ रहे हैं, क्या पता वे इन्फेक्टेड हो चुके हों। अगर वो अंदर आए तो हम सब मारे जाएंगे। मौत के डर से बाकी लोग भी बिजनेसमैन की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और डिब्बे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। जिन्ही रोते हुए सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, पर स्वार्थ में अंधे हो चुके लोगों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब मिलकर दरवाजे को और मजबूती से बंद करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही अगली सुरंग आती है, सोकवू की टीम डिब्बा नंबर 15 के गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन गेट अंदर से पूरी तरह लॉक था। सोकवू और बॉडी बिल्डर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी सुरंग खत्म हो जाती है और रोशनी होते ही पीछे से ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उन पर हमला कर देता है। अब रास्ता बंद था और मौत सामने थी। ऐसे में सांग हुआ बॉडी बिल्डर होने का प्रदर्शन करता है और अकेले अपने दम पर दरवाजे को ढाल बनकर दर्जनों ज़ॉम्बीज को रोके रखता है। इसी खूनी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी बॉडी बिल्डर के हाथ पर बुरी तरह काट लेता है। अपनी मौत को कंफर्म देखकर बॉडी बिल्डर आखिरी बार नम आंखों से सोकवू की तरफ देखता है और कहता है, मेरी वाइफ का ख्याल रखना, और वो खुद को ज़ॉम्बीज के आगे झोंक देता है। बॉडी बिल्डर की इस कुर्बानी को देखकर सोकवू गुस्से और दुख से पागल हो जाता है। वह एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और सबको अंदर लेता है, लेकिन इस भगदड़ में बुजुर्ग महिला पीछे छूट जाती है और ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। जैसे ही सोकवू डिब्बा नंबर 15 के अंदर पैर रखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सीधे बिजनेसमैन का कॉलर पकड़ता है और उसे मारने लगता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से 2 बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन बाकी डरे हुए लोग सोकवू को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन यह आदमी अभी भी नहीं मानता और अपनी घटिया और गंदी राजनीति फिर शुरू करता है। वह हांफते हुए चिल्लाता है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, इनकी आंखें देखो, ये सब इन्फेक्टेड हैं, ये हमें भी मार डालेंगे। मौत के डर से कांप रहे वो डरपोक लोग बिजनेसमैन की बातों में आ जाते हैं और उन लोगों को अगले कंपार्टमेंट यानी कनेक्टिंग गैलरी में धकेल देते हैं और बीच का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी बीच ज़ॉम्बी बन चुकी उस बुजुर्ग महिला की बहन, जो डिब्बा नंबर 15 के स्वार्थी लोगों के बीच गुमसुम बैठी थी, अपनी सगी बहन को इस दर्द भरी हालत में देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। स्वार्थी इंसानों की इस भीड़ से उसे इतनी नफरत हो जाती है कि वह चुपके से आगे बढ़ती है और ज़ॉम्बीज वाले डिब्बे का मुख्य दरवाजा खोल देती है। पल भर में मौत का सैलाब अंदर आ जाता है और बिजनेसमैन और एक ट्रेन अटेंडेंट को छोड़कर डिब्बा नंबर 15 के सभी मतलबी लोग ज़ॉम्बीज का निवाला बन जाते हैं। ट्रेन आखिरकार पूर्वी डेगू स्टेशन पर आकर रुकती है, क्योंकि आगे का पूरा ट्रैक कबाड़ हो चुकी ट्रेन से ब्लॉक था।
तभी कैप्टन अनाउंस करते हैं कि वे एक चालू इंजन ढूंढकर उसे दूसरी पटरी पर ला रहे हैं, इसलिए सभी जीवित बचे लोग जल्दी से वहां पहुंचे। इसी बीच बिजनेसमैन और वो ट्रेन अटेंडेंट एक वॉशरूम में छुपे हुए होते। बाहर निकलने के लिए योंग सुक अपनी घटिया औकात पर उतर आता है और उस अटेंडेंट को मौत के मुंह में यानी जॉम्बीज के बीच धक्का दे देता और खुद वहां से भाग निकलता। बाहर पटरी पर भागते हुए उसके पीछे जॉम्बीज पड़ जाते हैं। बिजनेसमैन जान बचाने के लिए दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसका सामना योंग गुक और जिन्ही से होता है। वहां भी बिजनेसमैन अपनी जान बचाने के लिए मासूम जिन्ही को जॉम्बीज की तरफ धकेल देता है। जिन्ही को जॉम्बीज बुरी तरह काट लेते हैं। योंग गुक अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस दर्दनाक हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, पर वो उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाता। इन्फेक्टेड हो चुकी जिन्ही रोते हुए योंग गुक को भी काट लेती है। दूसरी तरफ एक जलती हुई ट्रेन का भारी भरकम डिब्बा सोकवू और बाकी लोगों के ऊपर गिर जाता है, जिससे वे पटरी के नीचे मलबे में फंस जाते हैं। तभी वहां जॉम्बीज की फौज आ धमकती है। उस बेहद मुश्किल वक्त में सोकवू अपना दिमाग लगाता है और थोड़ी सी जगह से किसी तरह बाहर निकलता है। वह सू आन और उस प्रेग्नेंट सोंग क्योंग को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उस भिखारी की नजर जॉम्बीज के एक बड़े झुंड पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह भिखारी अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को जॉम्बीज के आगे एक ढाल बनाकर खड़ा कर देता है, ताकि प्रेग्नेंट सोंग क्योंग और नन्ही सुआन को वहां से निकलने का कीमती समय मिल सके। और इस तरह वो भिखारी भी जॉम्बी बन जाता है। इधर कैप्टन को एक नया और चालू इंजन मिल चुका था। वह उसे पटरी पर लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि बिजनेसमैन के पीछे जॉम्बीज पड़े हुए हैं। कैप्टन इंसानियत के नाते इंजन से उतरकर बिजनेसमैन की जान बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो चुका बिजनेसमैन उल्टा कैप्टन को ही जॉम्बीज की तरफ धक्का मार देता है। कैप्टन वहीं जॉम्बी बन जाता है और बिजनेसमैन की हंसी हंसते हुए अकेले ही चलते इंजन पर चढ़ जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोकवू, सोंग क्योंग और सुआन उन्होंने भी ट्रेन देख ली थी। वे भी भागते हुए उस चलते हुए इंजन की तरफ बढ़ते हैं। सोकवू पहले सुआन को ट्रेन पर चढ़ाता है और फिर उस प्रेग्नेंट लेडी को और जैसे तैसे खुद को खींचकर ट्रेन के ऊपर ले आता है। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन के पीछे जॉम्बीज की एक पूरी फौज लटकी हुई थी। सोकवू अपनी पूरी ताकत से जॉम्बीज को लात मार मारकर इंजन से नीचे गिराने लगता है और थोड़े ही समय में सोकवू जॉम्बीज को ट्रेन से अलग कर देता है। जब सोकवू आखिरकार केबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि बिजनेसमैन पहले से वहां मौजूद था, लेकिन वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी नसें काली और आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। बिजनेसमैन पागल होकर सोकवू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच इंजन के संकरे किनारे पर एक खूनी और खतरनाक लड़ाई होती है। इसी कशमकश में बिजनेसमैन सोकवू के हाथ पर बुरी तरह काट। सोकवू किसी तरह अपनी आखिरी ताकत समेटकर बिजनेसमैन को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस सोकवू के शरीर में तेजी से फैलने लगा था। उसे एहसास हो जाता है कि वह अब कुछ ही मिनटों का मेहमान है। वह रोती हुई सोंग क्योंग और अपनी बेटी सुआन को इंजन के ब्रेक और उसे चलाने का बेसिक तरीका समझाता है। सुआन फूट फूट कर रोते हुए अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और भीख मांगती है कि प्लीज पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। सोकवू भारी और नम आंखों से अपनी बेटी से आखिरी विदा लेता है और कहता है बुसान पहुंचकर अपनी मां के पास सुरक्षित चले जाना। सोकवू कांपते कदमों से इंजन के पिछले हिस्से की तरफ आता है। इस आखिरी वक्त में उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के जन्म का वो सबसे खूबसूरत पल तैर जाता है, जब उसने पहली बार नन्ही सुआन को अपनी गोद में थामा था। उसी खूबसूरत याद को अपने दिल में संजोए रोते और मुस्कुराते हुए सोकवू खुद को चलती ट्रेन से नीचे गिरा देता। कुछ समय बाद वो ट्रेन आखिरकार बुसान की एक अंधेरी टनल के पास आकर रुक जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। पूरी ट्रेन में अब केवल सोंग क्योंग और नन्ही सुआन ही जीवित बची थीं। वे दोनों भारी मन से इंजन से उतरती हैं और उस डरावनी अंधेरी सुरंग में पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। सुरंग के दूसरी तरफ बुसान की सुरक्षित मिलिट्री मुस्तैद खड़ी थी। स्नाइपर्स को दूर अंधेरे से दो परछाइयां अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। चूंकि हेडक्वार्टर से कड़ा आदेश था कि किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मार देनी है, सैनिक अपनी बंदूकों का निशाना उन दोनों पर साध लेते हैं। कमांडर जैसे ही गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई सुआन के रोने और गाना गाने की आवाज गूंज उठती है। मासूम बच्ची का वो दर्द भरा गाना सुनकर सैनिकों को तुरंत समझ आ जाता है कि ये जॉम्बी नहीं बल्कि जीवित इंसान है। सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें नीचे झुकाते हैं और भागते हुए जाकर उन दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं खत्म।